नमस्कार किसान भाइयों, कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं किश्वर जबी। किसान भाइयों, आज के कार्यक्रम में हम विस्तार से जानेंगे कि गुणवत्तापूर्ण बीज के महत्व क्या हैं और उसका उत्पादन कैसे करें। लेकिन उससे पहले आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं खबरें खेती की से। नमस्कार, खबरें खेती में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रीति श्रीवास्तव। नवनियुक्त उद्यान पदाधिकारियों को कृषि एवं उद्यानिकी की नई दिशा देने के लिए 2 दिवसीय उन्मुखीकरण कार्यक्रम का हुआ आयोजन। धान की कटाई के बाद खेतों की मिट्टी जांच से मिलेगी उर्वरकता और पोषक तत्वों की सही जानकारी। आधुनिक पॉली हाउस खेती से सब्जियों और फूलों का बढ़ रहा उत्पादन। पिछले दिनों पटना स्थित कृषि भवन में नवनियुक्त प्रखंड उद्यान अधिकारियों को राज्य की उद्यानिकी नीतियों एवं योजनाओं से अवगत कराने के उद्देश्य से 2 दिवसीय उन्मुखीकरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सूबे के उप मुख्यमंत्री सह कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा मौजूद थे। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य कृषि क्षेत्र में हो रहे नवाचारों, योजनाओं और तकनीकी प्रगति की जानकारी अधिकारियों तक पहुंचाना था, ताकि वे इसे जमीनी स्तर पर लागू कर सके। कृषि भवन के सभागार में आयोजित इस उन्मुखीकरण कार्यक्रम के दौरान कृषि मंत्री एवं उद्यान अधिकारियों के बीच अनुभव साझा करने और समस्याओं के समाधान पर खुला संवाद हुआ। कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि नवनियुक्त प्रखंड उद्यान पदाधिकारी बिहार की कृषि एवं उद्यानिकी को नई दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। उद्यान पदाधिकारी के उन्मुखीकरण और प्रशिक्षण, उनके उत्साह को बढ़ाना, एग्रीकल्चर में उनके योगदान को बढ़ाना और हमारे बिहार को विकसित बिहार के लिए एक मजबूत नींव तैयार करने वाले ये योद्धा बने, इस कार्यक्रम का उद्देश्य यही था। धान की कटाई के बाद खेत खाली रह जाते हैं और यह समय मिट्टी की गुणवत्ता जांचने का सबसे सही समय होता है। फसल की कटाई के बाद मिट्टी की स्थिति को समझना भविष्य की खेती की योजना बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस प्रक्रिया से किसानों को अपनी मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी और उसकी उर्वरकता का सही अंदाजा मिलता है। धान की फसल के बाद खेत की मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी हो सकती है। धान की खेती में जल और पोषक तत्वों की भारी खपत होती है, जिससे मिट्टी कमज़ोर हो जाती है। अगली फसल लगाने से पहले अगर मिट्टी की जांच की जाती है तो यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि खेत में अगली फसल के लिए उपयुक्त पोषक तत्व और सही पीएच स्तर मौजूद है। इससे फसल उत्पादन में वृद्धि होगी और फसलों का विकास भी बेहतर होगा। मिट्टी जांच के लिए खेत के विभिन्न स्थानों से मिट्टी के नमूने एकत्रित किए जाते हैं। इन नमूनों को प्रयोगशाला में भेजा जाता है, जहां मिट्टी के पीएच, पोषक तत्वों जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम और सूक्ष्म पोषक तत्वों की मात्रा की जांच की जाती है। तकनीक। किसान भाइयों, पॉली हाउस या संरक्षित खेती एक ऐसी तकनीक है जिसके माध्यम से बाहरी वातावरण को नियंत्रित कर बेमौसमी सब्जियां भी सालों भर आसानी से उपजाई जा सकती है। यह तकनीक प्रतिकूल मौसम में खेती की बेहद प्रभावी तकनीक है। हमारे देश के कृषि वैज्ञानिकों ने प्रतिकूल मौसम में भी किसानों के कृषि कार्य को जारी रखने की तकनीक ढूंढ ली है। पॉली हाउस एक ऐसी ही तकनीक है। यही पॉली हाउस है जिसके भीतर हर मौसम में हर तरह की सब्जी उगाई जा सकती है। पॉली हाउस में नर्सरी भी बनाई जा सकती है और नर्सरी में तैयार पौधे किसान भाई अपने खेतों में लगा सकते हैं। खीरा, शिमला मिर्च, टमाटर आदि की खेती पॉली हाउस में सालों भर की जा सकती है और ऑफ सीज़न में इसे बेचकर किसान भाई बढ़िया मुनाफा कमा सकते हैं। देश के बहुत सारे किसान इस तकनीक से खेती कर हर प्रकार की सब्जियां उगाकर आमदनी बढ़ा रहे हैं। इसलिए आप भी वातावरण को नियंत्रित करने वाली पॉली हाउस तकनीक से खेती करें और एक कदम बढ़ाएं समृद्धि की ओर। उन्नत प्रभेद। अगैती आलू खेती किसानों के लिए कम समय में अधिक उत्पादन देने वाली तकनीक है। इसके लिए कुफरी नीलकंठ, कुफरी अशोक, कुफरी ज्योति और कुफरी ख्याति जैसे उन्नत प्रभेद विशेष रूप से उपयुक्त माने जाते हैं।
ये किस्में जल्दी तैयार होती है और बाजार में समय से पहले आने के कारण किसानों को बेहतर दाम दिलाती है। अगेती आलू की किस्में रोगों और कीटों के प्रति अपेक्षाकृत सहनशील होती है। इसकी खेती अक्टूबर-नवंबर में की जाती है और 70 से 90 दिनों में फसल तैयार हो जाती है। किसान भाइयों, अगर आप आलू की अगेती खेती करना चाहते हैं तो इसके लिए बहुत सारी किस्में उपलब्ध हैं, नई नई किस्में निकली हैं। तो इस समय जो है अगेती खेती के रूप में आप कुफरी नीलकंठ ले सकते हैं, क्योंकि हमने उसको लगाया और काफ़ी अच्छी उपज देता है। कुफरी चंद्रमुखी है, कुफरी ख्याति है और कुफरी अशोक है। तो ये किस्में हैं जिनको आप अगेती खेती में ले सकते हैं। कम समय में तैयार होने से किसान दूसरी फसल जैसे गेहूं या सब्जियों की बुआई भी कर सकते हैं। स्ट्रॉ रीपर मशीन एक ऐसा कृषि यंत्र है जिसकी मदद से एक बार में ही पुआल को काटा जा सकता है। इतना ही नहीं, यह मशीन पुआल को काटने के साथ ही इसे थ्रेस और साफ भी करती है। अवशेष प्रबंधन में काम में आने वाली यह मशीन बाद बचे गेहूं के डंठल को छोटे छोटे टुकड़ों में काटती है, जिससे पशुओं का चारा बनाया जा सकता है। इस मशीन को भूसा बनाने वाली मशीन भी कहा जाता है। इस मशीन से कटाई करने से अनाज का दाना तो मिलता ही है, साथ ही पशुओं के लिए भूसा भी तैयार हो जाता है। जो हार्वेस्टर कटिंग करता है गेहूं के फसल में, फिर इसके बाद ये चल के उसका भूसा बनाता है और जो नीचे गेहूं गिरा होता है वहाँ पे एक स्टॉक पॉइंट है, वो स्टॉक पॉइंट पे देके वहाँ पे कलेक्ट करता है। ये 55 हॉर्स पावर की गाड़ी पे चलता है। इससे ये बेनिफिट है कि हमारे जो किसान जो गेहूं का फसल को फूंक देते थे, आग लगा देते थे, इसकी आ जाने की वजह से ये सब काम अब बंद हो गया और उससे भूसा मिलता है जो हमारे पशुओं के लिए लाभदायक होता है और रेट कम हो जाता है भूसा का। दूसरी चीज़ ये है कि इसके वजह से हमारे किसान को भी बहुत बेनिफिट है। जैसे उनका भूसा बन जाता है हार्वेस्टर के बाद, जो पहले फूंक देते थे, फिर जो गेहूं नीचे गिरा हुआ है वो कलेक्ट करके यहाँ पे देता है। ये बहुत बेनिफिशियल है और सरकार भी इसके ऊपर बहुत जोर दी हुई है। जैसे इस पे अनुदान की राशि बहुत ज़्यादा है कृषि यंत्रों में, और कृषि यंत्रों से जैसे इस पे 1 लाख अनुदान की राशि है। सफलता की आज की कड़ी में हम मिलते हैं वैशाली जिले के प्रगतिशील किसान विजेंद्र कुमार सिंह से, जिन्होंने काफ़ी कम जगह में हरा और सफ़ेद करेला की खेती से सफलता की नई इबारत लिखी है। मेरा नाम गजेंद्र कुमार सिंह है, ग्राम मीनापुर, हाजीपुर, वैशाली मीनापुर। मैं करेला की खेती किया हूँ इस पर 2 कट्ठे में, अच्छे निकल रहा है। मतलब 2-3 किस्म करेला है उसमें, एक हरा करेला है, एक उजला करेला है। उजला करेला स्वाद भी बहुत बढ़िया है, खाने में बढ़िया डिमांड है। लागत 500 रुपये लगा कट्ठा में। आधुनिक तकनीक अपनाकर उन्होंने न सिर्फ लागत घटाई बल्कि उत्पादन और आय में भी बढ़ोतरी की। आइए अब एक नज़र डालते हैं मंडी भाव पर। आइए एक नज़र डालते हैं राजधानी पटना के सब्जी मंडी में और जानते हैं हरी सब्जियों के ताज़ा भाव। परवल 3000 से 3200 प्रति क्विंटल, नेनुआ 1800 प्रति क्विंटल, टमाटर 2600 प्रति क्विंटल, बंदा गोभी 3300 प्रति क्विंटल, भिंडी 2800 से 3000 प्रति क्विंटल, करेला 2500 प्रति क्विंटल। चलते चलते अब एक नज़र मौसम के पूर्वानुमान पर। प्रदेश से अब मानसून की विदाई शुरू हो गई है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटों में राज्य के अधिकांश जिलों में मौसम साफ रहेगा। हालांकि कुछ जिलों में बादल छाए रहेंगे। राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस एवं न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने की संभावना है। तो किसान भाइयों, अभी आपने देखा खबरें खेती की और जाना कृषि जगत में हो रही तमाम नई हलचलों को, सफलता की नई कहानी, मंडी भाव और मौसम के विषय में भी जानकारी हासिल की। इसी के साथ यहाँ पे रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, आप बने रहें हमारे साथ। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए,
क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे भाई, सुना नहीं क्या? केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपए तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया। केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। ब्रेक के बाद कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। किसान भाइयों, गुणवत्तापूर्ण फसलों के उत्पादन के लिए ये ज़रूरी है कि आप गुणवत्तापूर्ण बीजों का इस्तेमाल करें। तो क्या है इसके महत्व और कैसे करें इन बीजों का उत्पादन, आज हम इसी विषय में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आइए मुलाकात करते हैं हमारे कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर संतोष कुमार से। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर संतोष कुमार, जो कि वरीय वैज्ञानिक हैं ICAR पटना के। तो डॉक्टर साहब, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि गुणवत्तापूर्ण बीज होता क्या है, इसके मतलब क्या है? गुणवत्तापूर्ण बीज का अर्थ होता है कि इसमें कितनी आनुवंशिक शुद्धता, भौतिक शुद्धता, अंकुरण क्षमता या रोगों से लड़ने, रोगों कीड़ों से लड़ने की क्षमता है। अच्छी गुणवत्ता बीज में बहुत ज़्यादा हाई जो आनुवंशिक शुद्धता होती है, जेनेटिक प्योरिटी जिसको हम बोलते हैं, फिजिकल प्योरिटी, भौतिक शुद्धता, हाई जो है जर्मिनेशन परसेंटेज में अंकुरण क्षमता और रोगों से लड़ने की, रोगों और कीड़ों से लड़ने की बहुत ही अधिक क्षमता होती है। सो ऐसे बीज जिसमें हाई जेनेटिक प्योरिटी, हाई आनुवंशिक क्षमता, हाई भौतिक शुद्धता, उच्च हाई जो है जर्मिनेशन परसेंटेज में अंकुरण क्षमता एवं रोगों से मुक्त हो, उस बीज को गुणवत्ता बीज कहते हैं। इससे क्या होता है कि उत्पादन में भी इन्फॉर्म होता है और उत्पादन में बढ़ोतरी होती है। तो डॉक्टर साहब, अभी आपने बताया कि गुणवत्तापूर्ण बीज होते क्या हैं, लेकिन अब हम ये जानना चाहेंगे कि गुणवत्तापूर्ण बीज के महत्व क्या हैं और किसान भाई इसका इस्तेमाल से कितने उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं, कितना अधिक उपज उनको सामान्य बीज के अकॉर्डिंग मिल सकता है। जैसे हमने गुणवत्तापूर्ण बीज के बारे में बताया कि क्या होते हैं, उस तरह इसकी कुछ विशेषताएं भी होती हैं और इसका महत्व भी है। विशेषताएं जैसे हमने बताया कि इसमें हाई आनुवंशिक क्षमता होनी चाहिए और हाई फिजिकल जो है भौतिक शुद्धता होना चाहिए। तो हाई आनुवंशिक शुद्धता का मतलब ये होता है कि इसमें दूसरे प्रजातियों का जो है बीज न मिले हों। बहुत ज़्यादा भौतिक शुद्धता का मतलब होता है कि इसमें जो है धूल, मिट्टी, कण, दूसरे फसलों का बीज न मिले हों। हाई जर्मिनेशन परसेंटेज होना चाहिए, अंकुरण क्षमता ज़्यादा होना चाहिए। तो अगर ऐसा गुणवत्ता बीज अगर रहेगा तो इसका महत्व ये है कि इसके गुण होने से क्या होगा कि इसमें इनफॉर्म एक समान जो है जर्मिनेशन होता है, एक समान पौधे दिखाई देते हैं। दूसरा चीज़ होता है कि इसमें रोग और कीड़े जो हैं, कीड़े नहीं लगते हैं। पौधों का ग्रोथ ज़्यादा अच्छा होता है, जड़ें अच्छा विकसित होती है, तने अच्छा विकसित होती हैं। जिसे अच्छे विकसित होते हैं ये जो भी है अच्छा। और फाइनली क्या होता है कि अगर अच्छे बीज हैं और अच्छी जर्मिनेशन है, शुद्ध है, चाहे जेनेटिकली शुद्ध हो चाहे फिजिकली शुद्ध हो, तो उत्पादन की क्षमता बढ़ जाती है। तो उत्पादन किसानों को जो अगर अच्छे बीज लेंगे तो दूसरे बीजों की अपेक्षा होता है 10 से 20% तक उत्पादन ज़्यादा होने की क्षमता होती है इस सब चीज़ में। तो किसान भाइयों को हमेशा हमारा सलाह रहेगा कि वो क्वालिटी बीज, जिसको हम लोग गुणवत्तापूर्ण बीज बोलते हैं, उसका ही उपयोग करें
और सही जगह से किसानों को ये चीज़ जानना चाहिए कि सही जगह से बीज को लें, कि बीज का सोर्स कहाँ है, कहाँ से ले रहे हैं। तो अगर सही तरह से बीज लेंगे, क्वालिटी बीज लेंगे, गुणवत्तापूर्ण बीज का उपयोग करेंगे तो उनके उत्पादन में बढ़ोतरी होगी। तो किसान भाइयों, अभी आपने जाना कि गुणवत्तापूर्ण बीज के महत्व क्या हैं। उम्मीद है आज के बाद से आप गुणवत्तापूर्ण बीजों का इस्तेमाल ही करेंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि गुणवत्तापूर्ण बीज का उत्पादन कैसे किया जाए। तो आइए अगला सवाल लेते हैं हमारे डॉक्टर साहब से कि गुणवत्तापूर्ण बीजों का उत्पादन कैसे करें। हाँ, गुणवत्तापूर्ण बीज उत्पादन एक तकनीक है जो कि वैज्ञानिक तौर तरीके से की जाती है। जैसे कि जानना चाहिए कि अनाज और बीज के उत्पादन में अंतर है। अनाज जैसे हम लोग जनरली जिसको करते हैं उसमें हम लोग भौतिक शुद्धता, आनुवंशिक शुद्धता या जर्मिनेशन परसेंटेज की बात नहीं करते, लेकिन बीज का जब उत्पादन करते हैं तो ये सब बहुत महत्वपूर्ण है। बीज का उत्पादन की पहला चीज़ इम्पोर्टेंट पार्ट है कि बीज कहाँ से ले रहे हैं, जिससे कि आगे का बीज बनाएंगे। तो बीज जो है सही जगह से ले रहे हैं कि नहीं, किस संस्थान से। इसलिए चाहे सरकारी संस्थान या प्राइवेट, सही जगह से बीज का लेना चाहिए। बीज में अच्छा जर्मिनेशन परसेंटेज होना चाहिए, माने अंकुरण क्षमता ज़्यादा होना चाहिए। तो बीज जब लेंगे, और हर फसल का बीज उत्पादन करने का तरीके अलग अलग होते हैं। जैसे धान में आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, धान का बीज लगा हुआ है, धान का बीज का उत्पादन हो रहा है, इसको प्रजनक बीज बोलते हैं। तो प्रजनक बीज इसको हम बीज जो है, क्योंकि ये न्यूक्लियस सीड से प्रजनक बीज बन रहा है, ब्रीडर सीड बन रहा है ये चीज़ को। तो बीज को लगाने हैं, एक दूरी पर लगाते हैं कि कितने लाइन टू लाइन लगाते हैं, कतार टू कतार लगाते हैं, इन्हें कि नॉर्मल कहीं भी रहे, जिससे कि हर पौधे तक पहुंचा जा सकता है। अगर एक प्रजाति और दूसरी प्रजाति, दो प्रजाति का बीज उत्पादन कर रहे हैं तो एक और दोनों प्रजातियों के बीच में एक डिस्टेंस होना चाहिए, एक दूरी होना चाहिए। जैसे धान के लिए होता है 3 मीटर का अंतर होना चाहिए, कि 3 मीटर के बाद ही दूसरी प्रजाति लगाएं। इसका ये मतलब होता है कि दोनों का बीज एक दूसरे में न मिक्स हो जाए, दोनों का फर्टिलाइजेशन न हो पाए। तीसरा चीज़ कि अगर उत्पादन के दौरान खरपतवार का सही तरह से प्रबंधन करें, कि सही तरह से प्रबंधन, जो खरपतवार है उस सही, अदरवाइज वो गुणवत्ता को खराब कर देगा। चौथी चीज़ है कि उसमें ऑफ टाइप करने का मतलब अवांछनीय पौधे, जैसे दूसरी प्रजाति का पौधे निकल गए हों, तो आप जैसे ही देखिए उसको रिमूव कर दीजिए, उसको हटा दीजिए। देन सही समय पर उसमें पानी की सिंचाई करें, सही समय पर खाद दें। तो खाद देने के बाद और सही समय पर उसको हार्वेस्ट करके प्रॉपर तरीके से उसको स्टोर करें, भंडारण करें। तो हर बीज उत्पादन के समय हर स्टेज पर ध्यान देने की ज़रूरत होती है, उत्पादन से लगाने से लेकर रखने तक। उसके बाद उसको कैसे स्टोर करेंगे सही तरह से, और हर चीज़ पर एक तकनीक है, तकनीक के द्वारा जो बताया जाता है, हर क्रॉप का अलग अलग होता है, उसके सही तरह से पालन करें तो अच्छे से बीज उत्पादन कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, अभी आपने जाना कि गुणवत्तापूर्ण बीजों का उत्पादन कैसे करें और साथ ही साथ इसका संरक्षण कैसे करें। इसी के साथ अब हम डॉक्टर साहब, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि सहभागी बीज उत्पादन क्या है और इसके खेती में क्या महत्व है। आपने सही क्वेश्चन पूछा है और एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आज के समय में। सहभागी बीज उत्पादन मतलब कि हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं पार्टिसिपेटरी सीड प्रोडक्शन। इसका ये मतलब एक ऐसी कोलैबोरेटिव, जैसे सहयोगात्मक पद्धति है जिसमें किसान, वैज्ञानिक और कृषि संगठन मिलकर बीज का उत्पादन गांव के लेवल पर करते हैं और उसको उसी समय गांव के लेवल पर उसका वितरण भी करते हैं। इसमें किसान लोग इन्वॉल्व होते हैं, वैज्ञानिक इन्वॉल्व होते हैं, कृषि संगठन लोग होते हैं, और गांव के विलेज स्तर पर ही इसका उत्पादन किया जाता है और इसका वितरण भी किया जाता है। इसका मकसद ये चीज़ है कि सही बीज, किसानों को बीज मल्टीप्लिकेशन, बीज उत्पादन, बीज बढ़ाने में डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट करना है और उनको सही समय पर बीज, अच्छी गुणवत्तायुक्त बीज को देना है और उनको इन्वॉल्व, जैसे कि अगर किसान जो होते हैं बीज के लगाने के समय बीज के डिमांड के, बीज के मांग और आपूर्ति, इसका एक और मकसद है कि बीज की मांग और आपूर्ति के बीच के समय को कम करना है। तो किसान जो है कि अगर किसान ही बीज उत्पादन करेंगे, उसमें तकनीकी सहयोग जो है वैज्ञानिक देते हैं, संगठन देते हैं, तो बीज उत्पादन जब करेंगे तो उनको तुरंत दूसरे किसान को तुरंत बीज दे सकते हैं।
तो इसका एक चीज़ है कि किसानों को डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट करना है, डायरेक्ट इन्वॉल्व करना है उसमें, जिससे कि बीज उत्पादन के सभी प्रणालियों को समझें, उत्पादन करें और दूसरे अगल बगल दूसरे बीज वालों को, दूसरे जो दूसरे किसान हैं उनको सही समय पर बीज मिल जाए। तो इसका मतलब है कि किसान को सही समय पर बीज, सही गुणवत्ता, गुड क्वालिटी बीज जो है सही समय पर मिल जाए। इससे क्या होता है कि इसका एक और तरीका है, इसका एक और एडवांटेज है कि अगर कोई नई प्रजाति निकलती है तो उसका तुरंत हम लोग प्रचार प्रसार पार्टिसिपेटरी जो सहभागी बीज उत्पादन के द्वारा जल्दी कर सकते हैं और सही तुरंत नया बीज जो है किसानों को तुरंत मिल जाता है। तो इससे उत्पादन में भी बढ़ोतरी होती है। तो डॉक्टर साहब, अभी आपने बताया कि सहभागी बीज उत्पादन के कितने सारे फ़ायदे हैं, किसान भाई इसे करके अपनी तरक्की कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं। तो क्या किसान भाई सहभागी बीज उत्पादन कर रोजगार सृजन कर सकते हैं? यस, जैसे कि सहभागी बीज उत्पादन के दूर किसान लोग आपस में मिलकर, साथ में मिलकर, जैसे कि हम लोग अभी कृषि उत्पादक संगठन का बारे में जान रहे हैं कि एफपीओ जो कर रहे हैं, इसमें किसान लोग ही एक साथ मिलकर बीज का उत्पादन कर रहे हैं, उत्पादन भी कर रहे हैं और वितरण भी कर रहे हैं और मार्केटिंग भी कर रहे हैं उनको। तो क्या है कि अगर अनाज जो है वो कम पैसे में, जैसे मान लिया कि कोई कम पैसे में, बीज जो है ज़्यादा पैसे में बेचे जाते हैं, तो उसका एज ए बिजनेस भी ले सकते हैं, बनाकर सीड जो है अपना लेबल लगाकर और अपने संगठन का लेबल लगाकर उसको मार्केटिंग भी कर सकते हैं। जहाँ से बीज अपना भी एक लेबल लगा सकते हैं, जहाँ ओरिजिनल बीज लिए हैं उसका भी नाम रहना चाहिए और इसको मार्केटिंग भी कर सकते हैं। तो इस एज ए बिजनेस टिकर करके और एज ए रोज़गार सृजन हो सकता है कि अगर एक साथ किसान जो है संगठन बनाकर, जैसे एफपीओ जैसे हम लोग बोलते हैं, फार्म प्रोड्यूसर बनाकर और बीज उत्पादन में आगे बढ़ें। तो इससे जैसे मैंने पहले बताया कि इनसे किसानों को सही समय पर बीज मिलेगा, उच्च गुणवत्ता बीज मिलेगा जो दूसरे किसानों को भी दिया जा सकता है, तो देकर उसे अर्निंग कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, आज की कड़ी में आपने गुणवत्तापूर्ण बीज उत्पादन एवं उसके महत्व से जुड़ी बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारियां हासिल की। सबसे पहले तो जाना है कि गुणवत्तापूर्ण बीज होता क्या है, इसके मतलब क्या हैं, साथ ही साथ इसके महत्व और सहभागी बीज उत्पादन के विषय में भी डॉक्टर साहब ने हम सभी को बहुत ही विस्तार से जानकारी दी। इसके अलावा आप इसे रोजगार के रूप में कैसे इस्तेमाल करें, इसके विषय में भी बताया। तो डॉक्टर साहब, हमारे कार्यक्रम में आने के लिए और इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाइयों, अभी आपने जाना कि कैसे गुणवत्तापूर्ण बीजों का उत्पादन करें और साथ ही साथ इसके महत्व क्या हैं। इसी के साथ बढ़ेंगे कार्यक्रम के अगले भाग में। जैसा कि आप जानते हैं, हमारी भारत सरकार कृषि के क्षेत्र में ऐसी कई योजनाएं चला रही हैं जिन्हें अपनाकर आप अपनी कृषि को उन्नत ढंग से कर सकते हैं और अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं उन्हीं योजनाओं में से एक योजना के विषय में इस शॉर्ट वीडियो फिल्म के माध्यम से। ये है नया बदलता भारत, जहां कृषि को मिल रही है तकनीक की ताकत। आज युवा किसानों की आधुनिक दृष्टिकोण और नवाचार कृषि में नई उम्मीदें जगा रहे हैं। आधुनिक कृषि की ये नई तस्वीर खेती को प्रभावशाली और सुसंगत व्यवसाय बना रही है। कृषि के पुराने तरीकों से कीट, रोग और मौसम में उतार चढ़ाव जैसी समस्याओं का समाधान संभव नहीं है। इस बात को समझते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कृषि को भी धीरे धीरे हाईटेक बनाने की पहल की है। ड्रोन टेक्नोलॉजी हमारे कृषि सेक्टर को दूसरे लेवल पर ले जाने वाली है। किस जमीन पर कितनी और कौन सी खाद डालनी है, मिट्टी में किस चीज की कमी है, कितनी सिंचाई करनी है, ये भी हमारे यहाँ अंदाजे से होता रहा है। ये कम पैदावार और फसल बर्बाद होने का बड़ा कारण रहा है। लेकिन स्मार्ट टेक्नोलॉजी आधारित ड्रोन यहां भी बहुत काम आ सकते हैं। प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय बड़ी तेजी से किसानों को टेक्नोलॉजी से जोड़ रही है। सरकार कृषि कार्यों के लिए ड्रोन के उपयोग को प्रोत्साहित कर रही है। किसान ड्रोन कृषि उद्योग में क्रांति ला रहा है। यह तकनीक भारतीय कृषि समुदाय का भविष्य है। ड्रोन का प्रयोग पारंपरिक खेती के तरीकों को बदल रहा है।
ड्रोन एक आधुनिक तकनीक एक नई आई है, जिससे हमें उससे बहुत फ़ायदा हो रहा है। जो दवाई डाल देते हैं ड्रोन में, उड़ के स्प्रे करती है जैसे, और दवाई भी छिड़कती है, हमें बचाव होता है, शरीर का बचाव होता है, उससे बहुत सारे फ़ायदे हैं। पहले हम स्प्रे करते थे मशीन में 100 लीटर पानी 200 लीटर पानी में 1 किलो की स्प्रे होती थी, अब उसमें 10 लीटर पानी में 1 किलो की स्प्रे होती है। अत्याधुनिक तकनीक, हाई रेजोल्यूशन कैमरों और उन्नत सेंसर्स से लैस किसान ड्रोन भारतीय कृषि क्षेत्र की काया पलट करने की क्षमता रखता है। कीटनाशकों और उर्वरकों का छिड़काव, हवाई निगरानी, फसल और मृदा स्वास्थ्य की निगरानी, बीजारोपण, क्षतिग्रस्त फसलों का आकलन और फसल बीमा के दावों का तेजी से निपटान के अलावा फसलों के स्वास्थ्य संबंधी रियल टाइम जानकारी दे सकता है। यह कीटों, बीमारियों और पोषक तत्वों की कमी की पहचान कर सकता है। इसकी मदद से समय रहते किसान अपनी फसलों की सुरक्षा के उपाय कर सकते हैं। इससे सबसे बड़ा फायदा है कि आप इसमें दवाई डाल के और इसको भर के छोड़ देंगे, पूरे खेत में करके वापस वहीं आ जाएगा। आप जैसे खेत में नहा धोकर गए थे वैसे के वैसे वापस आओगे। साथ ही किसान ड्रोन का प्रयोग स्वामित्व योजना के अंतर्गत भूमि अभिलेखों के डिजिटलाइजेशन और पशुधन ट्रैकिंग के लिए भी किया जा सकेगा। वैसे तो किसान ड्रोन आज देश की जरूरत है, पर ड्रोन चलाने के लिए प्रशिक्षित ऑपरेटर्स की कमी, ड्रोन के रखरखाव की चुनौती और ड्रोन चलाने के लिए जरूरी सुरक्षा निर्देशों की जानकारी की कमी जैसी कुछ समस्याएं अभी भी बनी हुई हैं। इन समस्याओं के निदान के लिए केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कई पहल किए हैं, जिनमें नीतिगत परिवर्तन भी शामिल हैं। कृषि मंत्रालय द्वारा कृषि संस्थानों को 10 लाख तक का अनुदान, व्यक्तिगत किसानों की सहकारी समितियों जैसे CHC और FPO को भी ड्रोन की खरीद के लिए वित्तीय सहायता मिलती है। किसानों के खेतों में ड्रोन के लिए फार्म मशीनरी प्रशिक्षण और परीक्षण संस्थानों FMTTI, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR संस्थानों, कृषि विज्ञान केंद्रों तथा राज्य कृषि विश्वविद्यालयों को कृषि यंत्रीकरण उप मिशन के तहत आकस्मिक व्यय के साथ ड्रोन लागत की 100% दर पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। वित्तीय सहायता और अनुदान प्रदान करने के अलावा ड्रोन फैसिलिटेशन सेंटर का विकास भी किया जा रहा है। कुशल ड्रोन ऑपरेटर्स की कमी को पूरा करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। प्रशिक्षित किसानों की DGCA द्वारा सभी जरूरी औपचारिकताएं प्रशिक्षण केंद्रों में ही पूरी कर ली जाएं, यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है। ड्रोन प्रौद्योगिकियों के अनूठे लाभों को ध्यान में रखते हुए मंत्रालय ने ड्रोन के जरिए 10 तरह के फसलों पर कीटनाशक के छिड़काव हेतु मानव संचालन प्रक्रिया SOP जारी किए हैं। आधुनिक कृषि उद्योग एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है। कल तक जो किसान संसाधन के अभाव में मजबूर था, वो अब तकनीक की ताकत से मजबूत हो रहा है। नए भारत की नई तस्वीर गढ़ रहा है। किसान भाइयों, आज के कार्यक्रम में आपने विस्तार से जाना कि गुणवत्तापूर्ण बीजों का उत्पादन कैसे करें, इनके महत्व क्या है। साथ ही साथ भारत सरकार की कृषि योजना के विषय में भी जानकारी हासिल की। उम्मीद है हमारे द्वारा दी गई आज की ये जानकारी आपके लिए बेहद ही लाभकारी रही होगी। आप इसे अपनी खेती में अवश्य ही अपनाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, लेकिन इस वादे के साथ आपसे लेंगे विदा कि कार्यक्रम के अगले भाग में खेती बाड़ी से जुड़ी ऐसी ही और नई जानकारियों के साथ हम फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे और हमारी कृषि दर्शन की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।